नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं वो है इंडियन इकोनॉमी। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी परीक्षा और लोअर पीसीएस के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर आप इन दो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की इस क्लास को मिस मत करिएगा। आज जो मैं 200 वन लाइनर्स लेकर आया हूँ और कुछ माइंड मैप्स लेकर आया हूँ, इनके द्वारा आपकी तैयारी बहुत आसान हो जाएगी और चीज़ें आपको बहुत स्पष्ट हो जाएंगी। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में तो एक भी प्रश्न जो आपका इकोनॉमी का है वो आज की क्लास से बाहर नहीं जाने वाला है, ये मानकर चलिए। तो बहुत छोटी क्लास होगी और बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला है। बस सकारात्मक रवैये के साथ आप अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात आज के इस सेशन की पीडीएफ की या हमारे चैनल पर उपलब्ध अन्य वीडियोस की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर आप अपने एग्जाम का नाम लिखकर मैसेज कर दिएगा। आपको पूरी जानकारी उपलब्ध करवा दी जाएगी किस प्रकार से हम आपको कंटेंट उपलब्ध करवाएंगे। आपका टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्जाम की बेस्ट बुक के बारे में, जो चच्चू प्रकाशन की है। इस बुक का टाइटल है संपूर्ण गाइड और यहाँ पर आपको 2200 से अधिक एमसीक्यूज मिलने वाले हैं। सभी टॉपिक्स का सिलेबस के अनुसार कंटेंट मिलने वाला है और 4 सॉल्व पेपर भी मिलने वाले हैं पीटी के। यहां पर सबसे पहले आपको पूरा सिलेबस दिया गया है और फिर सिलेबस के अनुसार पूरा कंटेंट दिया गया है। आप देख सकते हैं भारतीय इतिहास के कंटेंट में सिंधु सभ्यता के प्रथम स्थल, उत्खननकर्ता, खोजकर्ता, वर्ष, नदी। इसी प्रकार बौद्ध धर्म की सारी जानकारी, बौद्ध सभाओं के बारे में, सभा, समय, स्थान, अध्यक्ष, राजा। जैसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं उसी प्रकार से आपको टेबल बनाकर पॉइंट वाइज तरीके से सुव्यवस्थित नोट्स उपलब्ध कराए गए हैं। चच्चू प्रकाशन की संपूर्ण गाइड के अलावा यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए प्रैक्टिस सेट भी आते हैं। अगर आप इन किताबों को लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप नजदीकी बुक स्टॉल से जाकर भी ये किताबें ले सकते हैं। तो अभी हम भारतीय अर्थव्यवस्था को कंप्लीट करेंगे और भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या पढ़ना है हमें। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का इंडियन इकोनॉमी का ढांचा 1947 से 1991 तक, योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं, हरित क्रांति, राष्ट्रीयकरण। 1991 के सुधार, एलपीजी एलपीजी यानी कि उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। 2014 के बाद को जिसे अपने प्रधानमंत्री न्यू इंडिया कहते हैं, नीति आयोग, जीएसटी, मेक इन इंडिया, कृषि एवं श्रम सुधार। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। शुरुआत करेंगे योजना आयोग तथा सभी 12 पंचवर्षीय योजनाओं से। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर की गई थी। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक और सलाहकारी निकाय था, यानी कि संविधान में इसकी चर्चा नहीं है और ना ही किसी कानून बनाकर इसको बनाया गया। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलुवालिया थे। भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा सोवियत संघ से ली गई है, यूएसएसआर से। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी, जिसका कार्य योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देना था, फाइनल अप्रूवल। के संथानम ने राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी को भारत की सुपर कैबिनेट कहा था। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-56, यह हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। प्रथम योजना में कृषि विकास पर सर्वोच्च बल दिया गया। यह योजना सफल रही। लक्ष्य था 2.1% हासिल करने का और प्राप्ति हुई 3.6% की। भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी और हीराकुंड जैसी बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाएं प्रथम योजना काल में ही शुरू की गई थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को हुई। प्रथम योजना के दौरान बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, याद रखिएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61, यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारी उद्योगों और खनिजों का विकास करना था। राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा की स्थापना जर्मनी की सहायता से द्वितीय योजना के दौरान हुई। भिलाई छत्तीसगढ़ सोवियत संघ की मदद से और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल ब्रिटेन की मदद से द्वितीय योजना में स्थापित हुए। 1956 में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना द्वितीय योजना के अंतर्गत हुई थी। बात करते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना की 1961 से 66। जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर
आधारित थी। उद्देश्य था आत्मनिर्भरता और स्वस्फूर्त अर्थव्यवस्था। बोकारो आयरन एंड स्टील प्लांट झारखंड 1964 सोवियत संघ की मदद से तृतीय योजना में स्थापित किया गया। कृषि कीमत आयोग एपीसी 1965 अब सीएसीपी और भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना तृतीय योजना में हुई थी। तृतीय योजना सबसे असफल रही, जिसके मुख्य कारण थे 1962 का भारत चीन युद्ध और 1965 का भारत पाक युद्ध और 1965 और 66 का भयंकर सूखा। योजना अवकाश तृतीय योजना की विफलता के बाद 3 वार्षिक योजनाएं लागू की गईं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत योजना अवकाश 1966 से 67 के दौरान हुई। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 ये डीआर गाडगिल फार्मूले पर और एलन मान मॉडल पर आधारित थी। चतुर्थ योजना का मुख्य उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास यानी कि ग्रोथ विद स्टेबिलिटी और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था। 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 और इसरो की स्थापना चतुर्थ योजना की प्रमुख घटनाएं थीं। 1971 का भारत पाक युद्ध जिससे बांग्लादेश बना और 1974 का प्रथम पोखरण परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा चतुर्थ योजना में हुए। पंचवर्षीय योजना पांचवी जो थी 1974 से 1978 तक चलती है, डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। पांचवी योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन यानी कि पॉवर्टी एलिविएशन और आत्मनिर्भरता थी। गरीबी हटाओ का प्रसिद्ध नारा इसी में दिया गया था और सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछी जाने वाली यही योजना है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1975 और काम के बदले अनाज कार्यक्रम पांचवी योजना में शुरू किए गए। पांचवी योजना केवल 4 वर्ष चली। मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार ने इसे 1978 में समय से पहले समाप्त कर दिया। अनवरत योजना की बात करें रोलिंग प्लान तो 1978 से 1980 तक देखने को मिले। जनता सरकार द्वारा गुन्नार मिर्डल की पुस्तक एशियन ड्रामा के मॉडल पर यह योजना लाई गई। भारत में इसे डीटी लकड़वाला ने लागू किया। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 ये आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। उद्देश्य था गरीबी निवारण और रोजगार सृजन। शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड 12 जुलाई 1982 की स्थापना छठी योजना के दौरान हुई। एक्जिम बैंक 1982 की स्थापना और 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 छठी योजना में किया गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 ये जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित थी। सातवीं योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया। जवाहर रोजगार योजना 1989 और सेबी 1988 की स्थापना सातवीं योजना के दौरान हुई। स्पीड पोस्ट 1986 भी इसी दौरान शुरू हुआ। राजनीतिक अस्थिरता और 1991 के भुगतान संतुलन संकट के कारण 1990-1992 तक फिर से 2 वार्षिक योजनाएं चलाई गईं। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 ये योजना 1991 के उदारीकरण एलपीजी और राव मनमोहन मॉडल के लागू होने के बाद पहली योजना थी। आठवीं योजना का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन विकास, रोजगार, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य था। राष्ट्रीय महिला कोष 1993, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 आठवीं योजना में शुरू की गई। ये योजना सफल रही। लक्ष्य 5.6% और प्राप्ति 6.8% रही। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय उद्देश्य था सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। नौवीं योजना के दौरान 1999 का कारगिल युद्ध हुआ और विदेशी मंदी के कारण यह योजना अपने लक्ष्य से को प्राप्त नहीं कर सकी, जो 7% रखा गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 लक्ष्य अगले 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना और साक्षरता दर 75% तक लाना था। 10वीं योजना अब तक की सबसे सफल योजनाओं में से एक थी, जिसने 7.6% की वृद्धि दर हासिल की। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 इसका उद्देश्य तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास था। इसे सी रंगराजन ने तैयार किया था। शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2009-2010 से लागू 11वीं योजना की बड़ी उपलब्धि थी। इसने 8% की वृद्धि दर हासिल की। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 ये भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। 12वीं योजना का मुख्य उद्देश्य त्वरित, सतत और अधिक समावेशी विकास था। लक्ष्य था 5 करोड़ नए रोजगार सृजित करना। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को भंग कर दिया गया और नीति आयोग की स्थापना के साथ ही पंचवर्षीय योजनाओं का युग समाप्त हो गया।
अब एक बार इन 12 पंचवर्षीय योजनाओं का सार देख लेते हैं जो परीक्षाओं में पूछा जाएगा। अगर आप पीडीएफ नोट्स नहीं ले रहे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनेगा। प्रथम 1951 से 1956 कृषि हेराउड डोमर मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय भारी उद्योग महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 आत्मनिर्भरता सबसे असफल योजना थी, क्योंकि भारत ने इस समय 2 युद्ध लड़े और एक सूखा देखा। योजना अवकाश 1966 से 1969 हरित क्रांति का आरंभ होता है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 स्थिरता के साथ विकास गाडगिल मॉडल। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। 4 वर्ष ये चली थी, 1 वर्ष पहले समाप्त कर दी गई। फिर आता है रोलिंग प्लान जनता पार्टी सरकार द्वारा 1978 से 1980। परीक्षा में ये भी बहुत पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 चली। नाबार्ड की स्थापना की गई और रोजगार पर ध्यान दिया गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 भोजन काम और उत्पादन पर ध्यान दिया गया। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 एलपीजी का दौर था और मानव संसाधन विकास पर यहाँ पर ध्यान दिया गया। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 सामाजिक न्याय और समानता से संबंधित थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना इसका लक्ष्य था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तीव्रतर और समावेशी विकास की बात करती है और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 सतत और अधिक समावेशी विकास की बात करती है। अब बात कर लेते हैं नीति आयोग की। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को होता है और अध्यक्ष इसके वर्तमान में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि अध्यक्ष इनके प्रधानमंत्री ही होते हैं। उपाध्यक्ष की बात करें तो अशोक कुमार लाहिड़ी थे 2026 से अभी तक। सीईओ की अगर बात करें तो निधि छिब्बर थी, निधि छिब्बर हैं वर्तमान में, और इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सिद्धांत की अगर बात करें तो ये सहकारी संघवाद सिद्धांत पर काम करता है। कौन? नीति आयोग। नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है नीति का, वो भी याद रखिएगा, परीक्षाओं में पूछा जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। नीति आयोग भारत सरकार के प्रमुख थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, जो रणनीतिक और तकनीकी सहायता देता है। यह सहकारी संघवाद और बॉटम अप अप्रोच के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच की बात करता है। नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। जुलाई 2026 के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष जाने माने अर्थशास्त्री अशोक कुमार लाहिड़ी हैं और सीईओ की बात करें तो निधि छिब्बर हैं, जिनको अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। नीति आयोग की शासी परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। नीति आयोग के 2 प्रमुख हब हैं, एक तो टीम इंडिया हब केंद्र और राज्यों के बीच इंटरफेस, और दूसरा है नॉलेज एंड इनोवेशन हब थिंक टैंक कौशल। अटल इनोवेशन मिशन AIM नीति आयोग की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य देश में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम 2018 में नीति आयोग द्वारा भारत के सबसे पिछड़े जिलों के विकास के लिए शुरू किया गया। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम 2023 में ब्लॉक स्तर पर विकास को गति देने के लिए नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया। नीति आयोग महत्वपूर्ण सूचकांक जारी करता है, जैसे SDG इंडेक्स इंडिया, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक और भारत नवाचार सूचकांक। नीति आयोग ने 15 वर्षीय विजन, 7 वर्षीय रणनीति और 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा का दस्तावेज तैयार किया है। यह योजना आयोग की तरह मंत्रालयों और राज्यों को धन आवंटित करने का अधिकार नहीं रखता है। ये कार्य अब वित्त मंत्रालय करता है। 7 यानी कि सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल इन एजुकेशन नीति आयोग का शिक्षा में सुधार का कार्यक्रम है। अब हम बात करेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की। बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था के विकास की, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जहां सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व पाया जाता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव 1948 की प्रथम औद्योगिक नीति में श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा रखी गई थी। 1956 की औद्योगिक नीति ने भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के कमांडिंग हाइट्स का दर्जा दिया।
1956 की नीति के तहत उद्योगों को 3 अनुसूचियों में बांटा गया। अनुसूची ए 17 उद्योग राज्य का एकाधिकार, अनुसूची बी 12 उद्योग मिश्रित राज्य भी और प्राइवेट भी, और सी शेष निजी क्षेत्र में। स्वतंत्रता के बाद बुनियादी ढांचे का विकास पूरी तरह से सार्वजनिक उपक्रमों पर निर्भर था, यानी कि पीएसयूज जो सरकारी कंपनीज थी, बेहतर प्रदर्शन करने वाले सार्वजनिक उपक्रमों को महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न का दर्जा दिया जाता है। महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाली कंपनी का नवरत्न होना और 3 साल तक 5,000 करोड़ से अधिक का शुद्ध लाभ होना आवश्यक है। वर्तमान में भारत में 14 महारत्न कंपनियां हैं। 1991 से पहले निजी क्षेत्र के को कठोर लाइसेंसिंग राज और एमआरटीपी एक्ट, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 के तहत विनियमित किया जाता था। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या 17 से घटाकर 8 और वर्तमान में केवल 2 परमाणु ऊर्जा और रेलवे का कुछ हिस्सा कर दी गई हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली में पूंजीवादी, कैपिटलिस्ट बाजार संचालित और समाजवादी राज्य संचालित प्रणालियों के बीच संतुलन बनाया जाता है। आधुनिक भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का नया स्वरूप सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल है, यानी कि पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। विनिवेश क्या है? डिसइन्वेस्टमेंट, सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी निजी क्षेत्र को बेचना। इसके लिए 1996 में विनिवेश आयोग बना था, जीवी रामाकृष्ण कमेटी। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन एनएमपी 2021 के तहत सरकार ब्राउनफील्ड पहले से निर्मित बुनियादी ढांचा संपत्तियों को निजी क्षेत्र को पट्टे पर देकर राजस्व जुटा रही है। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निजी कंपनियों के लिए अनिवार्य किया गया है। शुद्ध लाभ का 2%। एमएसएमईज सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन का सबसे बड़ा कृषि के बाद इंजन है। बात करते हैं प्रमुख कृषि क्रांतियों की। हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित है, गेहूं चावल। श्वेत क्रांति जो है व्हाइट रिवॉल्यूशन दुग्ध उत्पादन मिल्क से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य पालन फिशरीज से संबंधित है। बात कर लेते हैं हरित क्रांति की, ग्रीन रिवॉल्यूशन। 1960 के दशक के मध्य में खाद्यान्न संकट से निपटने के लिए उच्च उपज वाले बीजों HYV हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के प्रयोग से हरित क्रांति की शुरुआत हुई। वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग माने जाते हैं, जिन्हें 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। इन्हें 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। विलियम गॉड ने पहली बार हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 योजना अवकाश काल के दौरान खरीफ की फसल से मानी जाती है। हरित क्रांति के मुख्य घटक HYV बीज, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई के आधुनिक साधन और कीटनाशक थे। हरित क्रांति का सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव गेहूं और उसके बाद चावल के उत्पादन पर पड़ा। दलहन और तिलहन पर हरित क्रांति का प्रभाव नगण्य रहा। हरित क्रांति के अंतर्गत मैक्सिको से गेहूं, कल्याण सोनालिका और फिलीपींस से चावल जया रत्ना IR8 के उन्नत बीज मंगाए गए थे। क्षेत्रीय असमानता। हरित क्रांति का लाभ मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सिंचित क्षेत्रों तक ही सीमित रहा। इसका एक नकारात्मक प्रभाव यह हुआ कि बड़े किसानों को अधिक लाभ मिला, जिससे ग्रामीण आर्थिक असमानता बढ़ गई। अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के कारण मिट्टी की उर्वरता में कमी और भूजल स्तर में भारी गिरावट देखी गई। इन समस्याओं को देखते हुए डॉक्टर स्वामीनाथन ने सदाबहार क्रांति का आह्वान किया, जो पारिस्थितिक रूप से सुरक्षित कृषि में बल देती है। दूसरी हरित क्रांति का उद्देश्य जैविक खेती और पूर्वी भारत, असम, बिहार, ओडिशा में कृषि विकास करना है। कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सरकार द्वारा बोरलॉग पुरस्कार प्रदान किया जाता है। हरित क्रांति की सफलता में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR स्थापना, जिसकी 1929 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है, का बड़ा योगदान रहा है। गोल क्रांति राउंड रिवॉल्यूशन आलू उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति पिंक रिवॉल्यूशन प्याज और झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति बागवानी से, फल विशेषकर सेब और शहद उत्पादन से संबंधित है। जनक इसके
निरपेक्ष तो तेज है। इंद्रधनुषी क्रांति वर्ष 2000 की नई कृषि नीति के तहत सभी कृषि क्रांतियों का एक साथ लेकर चलने का लक्ष्य है। अब बात करेंगे दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड की। डेयरी डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन फ्लड। भारत में दुग्ध उत्पादन में तीव्र वृद्धि को श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है, व्हाइट रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है, जिन्हें मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए 1970 में ऑपरेशन फ्लड नामक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू किया गया था। ऑपरेशन फ्लड का क्रियान्वयन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB द्वारा किया गया, जिसकी स्थापना 1965 में आनंद, गुजरात में हुई थी। ऑपरेशन फ्लड 3 चरणों में लागू किया गया। चरण 1 1970 से 80, चरण 2 1981 से 85, चरण 3 1985 से 96। गुजरात का अमूल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड मॉडल भारत में श्वेत क्रांति का सबसे सफल सहकारी मॉडल साबित हुआ। ऑपरेशन फ्लड विश्व का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम था। श्वेत क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत 1998 में अमेरिका को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। भारत में उत्तर प्रदेश और राजस्थान दुग्ध उत्पादन में लगातार शीर्ष राज्यों में गिने जाते हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन स्वदेशी गायों के संरक्षण के लिए चलाया जा रहा है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्मदिन 26 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को होता है। अब हम बात कर लेते हैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण की। सबसे पहले 1955 में SBI इंपीरियल बैंक से SBI बनाई गई। फिर 1969 में 14 बैंकों का इंदिरा गांधी के कार्यकाल में राष्ट्रीयकरण हुआ। फिर 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। बात कर लेते हैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा नगण्य थी, क्योंकि बैंक मुख्य रूप से बड़े उद्योगों, निजी क्षेत्र के नियंत्रण में थे। 1955 में गोरेवाला समिति की सिफारिश पर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई। 19 जुलाई 1969 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिनकी जमा राशि 50 करोड़ से अधिक है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य कृषि, लघु उद्योगों और कमजोर वर्गों को ऋण उपलब्ध कराना और वित्तीय समावेशन था। 15 अप्रैल 1980 को 6 और वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिनकी जमा राशि 200 करोड़ से अधिक थी। तो सबसे पहले 1955 में गोरेवाला समिति की सिफारिश पर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई, ध्यान रखिएगा। दूसरा है फिर 19 जुलाई 1969 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिनकी जमा राशि 50 करोड़ से अधिक थी। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य लघु उद्योगों और कमजोर वर्गों को ऋण उपलब्ध कराना और वित्तीय समावेशन था। 15 अप्रैल 1980 को 6 और वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिनकी जमा राशि 200 करोड़ से अधिक थी। 1993 में घाटे में चल रहे न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया, जिससे राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 19 रह गई। 1991 के बाद बैंकिंग क्षेत्र में व्यापक सुधारों के लिए नरसिम्हन समिति का गठन किया गया और ये 2 बार बनी, 1991 और 1998। नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर CRR और SLR में कमी की गई तथा नए निजी बैंकों जैसे HDFC, ICICI, एक्सिस को लाइसेंस दिए गए। 2015 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों PSBs के कायाकल्प के लिए सरकार ने 7 सूत्रीय मिशन इंद्रधनुष योजना शुरू की। बैंकों की गैर निष्पादित संपत्ति नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की समस्या को सुलझाने के लिए 2016 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड लागू किया गया। 2019-2020 में बड़े पैमाने पर मेगा बैंक विलय किया गया, जैसे ओरिएंटल बैंक ऑफ यूनाइटेड बैंक को PNB में विलय किया गया। तो जो ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक का PNB में विलय कर दिया गया पंजाब नेशनल बैंक में। इस मेगा विलय के बाद भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुल संख्या घटकर 12 रह गई। वर्तमान में SBI भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है और HDFC सबसे बड़ा निजी बैंक है। वित्तीय समावेशन के लिए अगस्त 2014 में शुरू की गई प्रधानमंत्री जनधन योजना दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है। जीरो बैलेंस के साथ खाते खोले गए थे। नचिकेत मोर समिति की सिफारिश पर पेमेंट बैंक जैसे पेटीएम, एयरटेल पेमेंट्स बैंक स्थापित किए गए। ये ऋण नहीं दे सकते थे।
स्मॉल फाइनेंस बैंक भी स्थापित किए गए ताकि असंगठित क्षेत्र और छोटे किसानों को ऋण मिल सके। मुद्रा योजना, पीएम मुद्रा योजना 2015 में आती है, के तहत छोटे उद्यमियों को शिशु, किशोर और तरुण श्रेणी में 10 लाख तक का बिना गारंटी का ऋण दिया जाता है। बैंकिंग लोकपाल योजना को आरबीआई ने एकीकृत लोकपाल योजना 2021 में मिला दिया है। बेसल मानक, यह बैंकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय जोखिम प्रबंधन मानक हैं जिन्हें आरबीआई भारत में लागू करता है, जैसे CAR बनाए रखना। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन और राष्ट्रीयकरण हुआ था इसका 1 जनवरी 1949 को। बात करेंगे वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था के बारे में। 1991 में भारत को गंभीर भुगतान संतुलन संकट का सामना करना पड़ा, जब विदेशी मुद्रा भंडार मात्र 14 दिन के आयात के लिए बचा था। इस संकट से निपटने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नई आर्थिक नीति 1991 लागू की। इस नीति को राव मनमोहन मॉडल भी कहा जाता है, जिसके तहत अर्थव्यवस्था को खोला गया। 1991 के आर्थिक सुधारों के 3 मुख्य स्तंभ थे: एलपीजी यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण, इसका अर्थ है अर्थव्यवस्था को कठोर लाइसेंस राज और अनावश्यक सरकारी प्रतिबंधों से मुक्त करना। निजीकरण, सरकारी उपक्रमों पीएसयूज का प्रबंधन निजी क्षेत्र को सौंपना या सरकारी हिस्सेदारी बेचना, विनिवेश करना, डिसइन्वेस्टमेंट। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना, मुक्त व्यापार, एफडीआई को मंजूरी। 1991 की नई औद्योगिक नीति के तहत औद्योगिक लाइसेंसिंग को लगभग समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में केवल 5 उद्योगों के लिए अनिवार्य है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई की सीमा बढ़ाई गई और विदेशी मुद्रा के प्रबंधन के लिए कठोर फेरा की जगह उदार फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 लाया गया। निर्यात बढ़ाने और आयात को हतोत्साहित करने के लिए 1991 में भारतीय रुपए का अवमूल्यन 2 चरणों में लगभग 18 से 19% किया गया। 1991 के सुधारों के बाद भारत में सेवा क्षेत्र का तीव्र विकास हुआ और यह जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा 50% से अधिक बन गया। आईटी, सॉफ्टवेयर और बीपीओ सेक्टर में भारत विश्व का प्रमुख आउटसोर्सिंग केंद्र बनकर उभरा। शेयर बाजार और निवेशकों के संरक्षण के लिए सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को 1992 में वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। कर सुधारों, टैक्स रिफॉर्म्स के लिए 1991 में राजा जे चेलैया समिति का गठन किया गया, जिसकी सिफारिश पर आयकर और कॉरपोरेट कर में कटौती की गई। राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए 2003 में एफआरबीएम अधिनियम पारित किया गया, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। 1991 के सुधारों के परिणाम स्वरूप भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, जो 1991 में 1.2 बिलियन था, 2026 तक 650 बिलियन को पार कर गया। 2004 से 2008 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था ने 8 से 9% की अभूतपूर्व आर्थिक वृद्धि दर दर्ज की थी। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट का प्रभाव भारत पर पड़ा, लेकिन मजबूत बैंकिंग रेगुलेशन ने इसे बड़े झटके से बचा लिया। भारत ने विश्व व्यापार संगठन 1995 की सदस्यता ग्रहण की। 1995 में इसकी सदस्यता ग्रहण की थी, जिससे आयात शुल्क भी भारी कटौती करनी पड़ी। 1991 के सुधारों ने भारत को एक बंद अर्थव्यवस्था से दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में बदल दिया था और भारत तीसरी सबसे तेज अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। बात करते हैं वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पोस्ट 2014। 2014 के बाद सरकार का मुख्य जोर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, डिजिटल इंडिया, बुनियादी ढांचे के विकास और कराधान के सरलीकरण पर रहा है। बात करते हैं कृषि सुधारों की, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015, राजस्थान के सूरतगढ़ से शुरू, नारा था स्वस्थ धरा खेत हरा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पीएमएफबीवाई 2016, किसानों को खरीफ के लिए 2%, रबी के लिए 1.5% और वाणिज्यिक बागवानी फसलों के लिए 5% न्यूनतम प्रीमियम देना होता है। इनाम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट 2016, ये एपीएमसी मंडियों को जोड़ने वाला अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। पीएम किसान सम्मान निधि 2019 में शुरू होती है। किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये कुल 2000 की 3 समान किस्तों में प्रत्यक्ष नगद सहायता दी जाती है।
कमेंट बताइएगा कि ये कौन से शहर से ये योजना शुरू की गई थी। कृषि अवसंरचना कोष 2020, फसल कटाई के बाद की बुनियादी ढांचे के लिए 1 लाख करोड़ का कोष स्थापित किया गया। परंपरागत कृषि विकास योजना PKBY के माध्यम से जैविक खेती को भारी प्रोत्साहन दिया गया। सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य बना। किसान रेल और कृषि उड़ान योजना 2020 में शुरू की गई ताकि जल्दी खराब होने वाली कृषि उत्पादों का तेज परिवहन हो सके। सरकार ने 2020 में 3 विवादास्पद कृषि कानून पारित किए थे, जिन्हें व्यापक किसान विरोध के कारण 2021 में वापस ले लिया गया। मोटे अनाजों को श्री अन्न का नाम दिया गया। भारत के प्रस्ताव पर UN ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया था। PM कुसुम योजना के तहत किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए भारी सब्सिडी दी जा रही है। अब बात कर लेते हैं ढांचागत सुधारों की, स्ट्रक्चरल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स की। PM गति शक्ति 2021, यह 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाला मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए 100 लाख करोड़ का राष्ट्रीय मास्टर प्लान है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन 2020 से 2025, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु 111 लाख करोड़ के निवेश का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक, इसका फुल फॉर्म है, 2017 में आई। टियर 2 और टियर 3 शहरों में क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना, जिसका उद्देश्य हवाई यात्रा को सस्ता बनाना है। भारतमाला परियोजना 2017, राजमार्गों और सीमांत सड़कों के व्यापक विकास के लिए अम्ब्रेला योजना लाई गई। सागरमाला परियोजना 2015, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और तटीय क्षेत्र में बंदरगाह आधारित विकास की पहल के लिए। डिजिटल इंडिया 2015, ब्रॉडबैंड हाईवे, मोबाइल कनेक्टिविटी और ई-गवर्नेंस। भारत नेट के तहत सभी ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जा रहा है। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी NLP 2022, इसका लक्ष्य रसद लागत को वर्तमान 14% से घटाकर वैश्विक मानक 8% तक लाना है। मेक इन इंडिया 2014, भारत को वैश्विक विनिर्माण और डिजाइन हब बनाने की पहल, प्रतीक गियर से बना शेर। तो मेक इन इंडिया का जो लोगो है उसमें शेर है, ठीक है। स्मार्ट सिटी मिशन 2015, भारत के 100 शहरों को अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और IT समाधानों के साथ स्मार्ट शहरों में विकसित करना। डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर DFC का विकास मालगाड़ियों के लिए अलग से रेल ट्रैक बनाने के लिए किया जा रहा है। श्रम और आर्थिक सुधार, लेबर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की अगर बात करें, भारत के 29 जटिल केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिताओं लेबर कोड 2019-20 में समेकित कर दिया गया है। वेतन संहिता सभी श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करता है। औद्योगिक संबंध संहिता 300 तक कर्मचारियों वाली कंपनियों को पूर्व सरकारी अनुमति के बिना छंटनी की छूट देता है। सामाजिक सुरक्षा संहिता पहली बार गिग श्रमिकों और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाता है, जैसे जोमेटो, ओला आदि में काम करने वाले। विमुद्रीकरण 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के पुराने नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया। उद्देश्य था काला धन और जाली नोटों पर अंकुश और कैशलेस इकोनॉमी तैयार करना। 2017 में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड FIPB को समाप्त कर दिया गया ताकि FDI को ऑटोमेटिक रूट से आसान बनाया जा सके। रक्षा और बीमा में FDI सीमा 74% कर दी गई है। उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना PLI स्कीम 2020 घरेलू विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 14 प्रमुख क्षेत्रों इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा में लागू की गई। डिजिटल पेमेंट क्रांति NPCI द्वारा विकसित UPI यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस भारत की सबसे बड़ी फिनटेक सफलता है, जिसे अब फ्रांस, UAE जैसे देशों में भी स्वीकार किया जा रहा है। स्टार्टअप इंडिया 2016 पहल के कारण भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम, 1 लाख से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप बन गए हैं। स्टैंड अप इंडिया 2016 के तहत SC, ST और महिला उद्यमियों को 10 लाख से 1 करोड़ तक का बैंक ऋण ग्रीन फील्ड उद्यम के लिए दिया जाता है। बात करते हैं GST 2.0 ऐतिहासिक सुधार 2025 में जो देखने को मिले। पहले जो 12 और 28% की स्लैब थी, इनको समाप्त कर दिया गया है। अब जो मुख्य स्लैब बची हैं केवल 5 और 18% की है, 0% भी है। लग्जरी स्लैब जोड़ी गई है 40% से। लग्जरी और सिन गुड्स जैसे पान, गुटखा, बहुत अच्छी
महंगी गाड़ियां होती हैं तो वहां पर 40% की लग्जरी स्लैब लगाई जाएगी। जीएसटी और नवीनतम जीएसटी 2.0। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष गंतव्य आधारित और बहुचरणीय मूल्य वर्धित कर है। जीएसटी को भारत में 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 विधेयक संख्या 122 वहाँ के तहत पारित किया गया था। भारत में मूल जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, जो एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार के सिद्धांत पर कार्य करता है। भारत का जीएसटी मॉडल कनाडा के दोहरे मॉडल पर आधारित है, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। भारत में जीएसटी लागू करने का सबसे पहला सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। जीएसटी परिषद, इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 279 ए के तहत किया गया, जिसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। आईजीएसटी, यह दो राज्यों के बीच व्यापार पर केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 269 ए के तहत लगाया जाता है। जीएसटी के दायरे से शराब, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और बिजली को बाहर रखा गया है। इन पर राज्य अपने कर लगाते हैं। असम जीएसटी विधेयक की पुष्टि करने वाला भारत का पहला राज्य था। फ्रांस विश्व का पहला देश था जिसने 1954 में सबसे पहले जीएसटी लागू किया था। जीएसटी 2.0 के नए स्लैब टैक्स स्लैब 22 सितंबर 2025 से लागू हुए हैं। जो पुराने दो टैक्स स्लैब हटाए गए वो हैं 12% और 28%। अब नए मुख्य जो स्लैब हैं वो 5% और 18% है। 0% भी है, लेकिन वो टैक्स के दायरे में नहीं आता, तो उसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नया विशेष स्लैब 40% है लग्जरी सामानों और सिन गुड्स के लिए। जीएसटी 2.0 ऐतिहासिक सुधार। भारत में 22 सितंबर 2025 से जीएसटी 2.0 व्यवस्था पूरी तरह से लागू कर दी गई है। 56वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग। इस ऐतिहासिक मीटिंग में पुराने जटिल ढांचे को खत्म कर टैक्स व्यवस्था को बेहद सरल बना दिया गया है। स्लैब में भारी कटौती। जीएसटी 2.0 के तहत पुराने 12% और 28% के टैक्स स्लैब को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। दो नए मुख्य स्लैब जोड़े गए हैं, 5 और 18। लग्जरी सामान जैसे तंबाकू, महंगी गाड़ियों के लिए 40% है। जीएसटी-आईएन, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, एक 15 अंकों का पैन आधारित पंजीकरण नंबर होता है। ई-वे बिल 50,000 से अधिक मूल्य के माल के अंतर्राज्यीय परिवहन के लिए अनिवार्य है। भारत में प्रतिवर्ष 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये आपका इकोनॉमी का क्विक रिवीजन था, जो 200 पॉइंट्स में आपने कंप्लीट किया। कुछ प्रश्न हैं आपके लिए जिनके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने लक्ष्य से पहले समाप्त कर दी गई थी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तीसरी है, चौथी है, पांचवी है या छठी है? हाल ही में 22 सितंबर 2025 को लागू किए गए जीएसटी 2.0 के तहत नए टैक्स स्लैब कौन से हैं? तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा इन दोनों प्रश्नों के लिए। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करिएगा। रही बात आज के इस सेशन की पीडीएफ की, तो पीईटी बैच में और लोअर पीसीएस बैच में ये पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएंगी। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ पर मैसेज करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। पीईटी बैच की जो फीस है वो 249 रुपये है। अगर अभी आप जुड़ते हैं तो आपको 50% की छूट मिलेगी। सिर्फ 199 रुपये में आपको ये बैच मिल जाएगा पीईटी। तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी समस्याएं लिख सकते हैं या सीधे व्हाट्सएप पर जाकर अपने बैच का नाम लिखिए, अपने एग्ज़ाम का नाम लिखिए और हम आपको उपलब्ध कराएंगे बेहतरीन कंटेंट जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। इसमें आपको क्विक रिवीजन नोट्स मिलेंगे, वन लाइनर्स मिलेंगे, पीवाईक्यूज़ मिलेंगे, एमसीक्यूज़ मिलेंगे, जिससे आपकी तैयारी बहुत आसान हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।